हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन करते हैं तो उसी सीरीज़ का ये कंटिन्यू लेक्चर है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 के बारे में कि जनवरी 2023 के समय पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर में, आपको मेंस के एग्ज़ाम के अंदर में, और इवन आपके इंटरव्यू का जो समय होता है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, उसके समय में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो करंट अफेयर रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इन करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ में कोरिलेट करके स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं इनको आप अपना जो स्टैटिक पार्ट है उसके साथ में कोरिलेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टैटिक पार्ट के साथ आप कोरिलेट करोगे तो आपके दोनों सेक्शन से करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पार्ट वो आपका कंप्लीट होगा। बट अगर आप इनिशियल अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में हो तो एक बार अपना जो सिलेबस है, अपना जो बेसिक किताबें हैं उनको एक बार ज़रूर रीड कीजिए। आप यहाँ पे रीड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बारे में, आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक उनको डिफ़ाइन किया गया है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली रीड कीजिए, और फिर इन करंट अफेयर के जो डिस्कशन लेक्चर्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर्स हैं वो कब से कब तक कंप्लीट करने चाहिए, तो 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो मिनिमम आपको कंप्लीट करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता नहीं है। जैसे आप देखिए कि जनवरी के मंथ के अंदर आपके जो टोटल 7 से 8 सेक्शंस बनते हैं, जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आईआर है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, सोशल इश्यूज़ हैं। तो किसी ना किसी एक सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन एक मंथ के अंदर, एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, पर उसके लिए आपको जो पढ़ाई है वो कम्प्लीटली करनी होती है, इनको डिटेल वे में प्रिपेयर करना होता है। तो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में ज़रूर रीड किया होगा। 2018 में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी एक स्टेट के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं, उनको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत थी। तो 2018 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था, जिससे कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया जा सके और उनको भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर शामिल किया जा सके। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अब प्रेजेंटली जो फोकस किया गया है ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है कि ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के थ्रू हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे फोकस करें। वो की पैरामीटर्स हैं, जो की इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर इनको फोकस करें, और फोकस करने के साथ ही इनके अंदर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो हमको देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जो लाया गया है उसके बिहाइंड की रीजन क्या है। तो रीज़न ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हर एरिया के अंदर अगर डेवलपमेंट होगा तो आप देखिए कि आपको कोई भी गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रूरल अर्बन का जो डिवाइड है, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, इस तरीके का आपको कोई भी जो एक्टिविटी हो नहीं देखने के लिए मिलेगी। ग्रास रूट का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए भी हमको ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा शेयर डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी हैं, जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, वो यहाँ पे मार्जिनल एंड वल्नरेबल सेक्शंस तक अच्छे से पहुँचे, तो ग्रास रूट का जो पार्टिसिपेशन है वो देखने के लिए मिले। इसकी वजह से भी हमको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की है वो ज़रूरत थी। लोकली जो अडोप्टेड प्लानिंग है, आप देखिए कि हमारे कंट्री को 2030 तक 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लोकली उनको अडॉप्ट किया गया है कि आप हर एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें।
क्वालिटी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करे, उस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी जेंडर गैप ना देखने के लिए मिले। तो इसलिए लोकली अडोप्टेड प्लानिंग के लिए भी, लोकली यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं या गवर्नमेंट के और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करने की ज़रूरत थी। क्या इससे पहले भी हमने ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम को इस तरीके से जो फोकस करके वर्क करने की कोशिश की है? तो 1952 के समय हमको एक ब्लॉक डेवलपमेंट का एक इंट्रोडक्शन मॉडल हमको देखने के लिए मिलता है, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में ही था 1952 का हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर ब्लॉक को फोकस करके पहली बार इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। प्रेजेंट समय में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, उसका मेन मोटिव क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च हुआ है ये कम्प्लीटली ऑन द लाइन, या हम बात करें कि ये 2 कॉपी है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी का ही कॉपी के रूप में देखने के लिए मिलता है, जो 2018 के अंदर जिसको लॉन्च किया गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को सबसे पहले 2022 के बजट के अंदर अनाउंस किया था, फिर 2023 के बजट के अंदर भी आपको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसका जो अनाउंसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये है कि आप देखिए कि ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ब्लॉक है, अब ऐसे ब्लॉक हैं जिनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की एसेंशियल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो उनको डेवलप करने के लिए जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है वो चलाया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रास रूट का पार्टिसिपेशन और लोकली अडोप्टेड जो प्लानिंग है वो देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, तो इनिशियली इस प्रोग्राम के अंडर में 500 जो ब्लॉक हैं, 31 जो हमारे सिटीज़ जो स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके यहाँ पे 500 ब्लॉक हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। जो 31 स्टेट्स हैं, स्टूडेंट ये सिटीज़ नहीं है, ये स्टेट्स है। तो जो हमारे टोटल 31 है, ये टोटल स्टेट तो इंडिया के अंदर 31 नहीं है, तो टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट करते हुए 31 यहाँ पे काउंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के इनिशियल फेज़ में 500 जो ब्लॉक हैं उनको फोकस किया गया है, जिसके अंदर आपको मोर देन हाफ जो ब्लॉक हैं वो आपको 6 ऐसे स्टेट हैं उन्हीं के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये 6 स्टेट कौन से हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनको फोकस किया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में? जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके अंडर में उसको फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा यूपी से, फिर बिहार से, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। तो आप देखिए कि 6 स्टेट्स को एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश एंड बिहार है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये टोटल हमारे 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर में हमको मोर देन 50% जो ब्लॉक हैं। आप देखिए कि जो 500 ब्लॉक के ऊपर फोकस किया गया है, उन 500 के अंदर जो 250 के अराउंड जो ब्लॉक्स हैं वो इन्हीं 6 स्टेट से आपको देखने के लिए मिलते हैं। असेंशियल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। जो मल्टीपल डोमेन्स हैं उनको यहाँ पे फोकस किया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में, जैसे हेल्थ के कुछ इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन के हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके के जो मल्टीपल डोमेन्स हैं उनको यहाँ पे फोकस किया गया है, जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसे अचीव किया जा सके। 15 की सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनको रखा गया है। रियल टाइम रैंकिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और जो पीरियोडिक रैंकिंग है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में। जैसे आप देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आपको डेल्टा रैंकिंग देखने के लिए मिलती है, आपको वहाँ पे जो डेल्टा रैंकिंग है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आपको बेसलाइन रैंकिंग है वो भी देखने के लिए मिलती है। तो डेल्टा रैंकिंग के अंदर बेसिकली जो इंक्रीमेंटल चेंज है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग के अंदर, जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर हैं उनके अंदर जो क्या इंक्रीमेंटल चेंज आया है उसको मेजर किया जाता है। बेसलाइन रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बेसलाइन रैंकिंग बेसिकली कैप्चर करता है डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस, कैप्चर करता है कोई भी एक बेसलाइन ईयर के अंदर में। तो कोई बेसलाइन ईयर सपोज कीजिए 2018 बेसलाइन ईयर रखा गया है,
तो उसके अंदर जो बेस लाइन वहाँ पर किस तरीके की परफॉर्मेंस है उसको मेजर करता है बेस लाइन रैंकिंग के थ्रू। तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे ही सेम यहाँ पे रियल टाइम रैंकिंग और पीरियोडिक रैंकिंग है वो यहाँ पे जारी की जाएगी इन ब्लॉक्स के बारे में, जिससे पता लगते रहे कि कौन से ब्लॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से की गई है, कौन कौन से ऐसे जो डाटा हैं उनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है जिससे हम भी हमारी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में, हमने देखा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर जो 500 ब्लॉक हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर फोकस करते हुए 15 सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको ध्यान रखा जाएगा। रियल टाइम एंड द पीरियोडिक रैंकिंग बताई जाएगी, बट ये कम्प्लीटली जो प्रोग्राम है वो बेस है। बेस किसके ऊपर है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर बेस है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में देखा कि सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था 1952 के समय में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ऐसा एक ब्लॉक लेवल पे जो फोकस के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमको देखने के लिए मिलता है। बट उसकी सक्सेस स्टोरी किस वजह से रही वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करने के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें एस्पिरेशनल जो बेस है जिसके ऊपर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर बेस है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, क्या क्या इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट 2018 में ये लॉन्च किया गया। हमारे कंट्री के 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर भी हैं। आप देखिए हरियाणा काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है। अगर हम बात करें एजुकेशन के मामले में, अगर हम बात करें कि और डिफरेंट सेक्टर पर कैपिटा इनकम के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा आपको काफ़ी डेवलप्ड स्टेट दिखेगा। बट हरियाणा के अंदर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मेवात, जो फिरोजपुर झिरका है, नूहू है। तो ये मेवात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर आपको सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर काफ़ी जो बैकवर्डनेस है वो नज़र आएगी वहाँ पे। तो ऐसे हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जिनका जो परफॉर्मेंस है स्टेट के अंदर अच्छा नहीं है। जैसे आपको राजस्थान के अंदर भी देखिए करौली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको सोनभद्र नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। सोनभद्र के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर में, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली लिंकेज मिलता है आपको। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ पे डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर में काफ़ी बैकवर्ड हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के रूप में, तो ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यहाँ पे 2018 के अंदर 2018 के समय चूज किया गया उनके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आपको 3C अप्रोच है वो देखने के लिए मिलती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे कन्वर्जेंस है, कोलाब्रेशन है एंड सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर आपको 3C अप्रोच है वो देखने के लिए मिलती है। 3C अप्रोच क्या है? एक कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस किनके बीच में? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स हैं उनका कन्वर्जेंस आपको देखने के लिए मिलता है। कोलाब्रेशन है उनका ही जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट यहाँ पे जो मल्टीपल जो लेयर में जो गवर्नेंस आपको देखने के लिए मिलती है उनका कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, और आपस में जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका आपस में कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर। तो 3C अप्रोच है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। आपको ये जो 3C अप्रोच है वो याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आप अपने आंसर के अंदर इसको लिख सकते हो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कोई बात की गई है उस टॉपिक के अंदर में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो 49 की परफॉर्मिंग इंडिकेटर हैं जिनको 5 पैरामीटर्स के ऊपर रखा गया है। पाँचों पैरामीटर आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। जब इनकी रैंकिंग निकल के आती है अखबार के अंदर तो उस समय में ही इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट ने, कौन से ऐसे एरिया ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके बारे में ज़रूर बताया जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो 5 इंडिकेटर हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे 5 इंडिकेटर्स हैं जिनको रखा गया है यहाँ पे, जिसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है।
डेल्टा रैंकिंग एंड अगर हम बात करें बेस लाइन रैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। डेल्टा रैंकिंग के अंदर जो इंक्रीमेंट है, जो यहाँ पे क्या यहाँ पे चेंज आया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको देखा जाता है एक साल के अंदर में। बेस लाइन है जो रैंकिंग है वो किसी भी बेस ईयर के मुकाबले बेस ईयर के जो बेस में उसको कंपेयर किया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके का जो चेंज है वो देखने के लिए मिला है। जैसे आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो करौली है, गुमला नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ है प्रेजेंटली। जैसे उन्होंने अपना जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के रूप में जिस तरीके से जो चेंज है वो उन्हें इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाया गया है। इसके अलावा जो कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, वहाँ पे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुँचाई गई है स्कूल्स तक। और भी काफ़ी सारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में। आप देखिए एजुकेशन में एक बिहार के अंदर एक जगह है बंका। तो बंका के अंदर जो वहाँ पे जो डीएम हुआ करते थे उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था उन्नायन बंका। तो उन्नायन बंका इस तरीके के आपको जो टेक्नोलॉजी का कोलोब्रेशन एजुकेशन सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। ये वही एग्जांपल्स हैं जिनको आप न्यूज़पेपर के अंदर कलेक्ट करोगे, फिर आंसर के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिखना होगा, और आंसर के अंदर जब आप इन एग्जाम्पल्स को पुटअप करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ये स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रैंकिंग निकाली जाती थी, रैंकिंग का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी रही। पर 2020 के अंदर 2020 के समय में जब वर्ल्ड बैंक को लगा कि उस रैंकिंग का जो डाटा है वो सही नहीं है, कुछ अफ्रीका के ऐसे कंट्रीज़ थे उनके वहाँ से जो डाटा है उसके अंदर मिसमैनेज देखने के लिए मिला था। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा उस रैंकिंग को बेसिकली डिसकंटिन्यू किया गया है। आफ्टर द 2020 के बाद में वो रैंकिंग डिसकंटिन्यू है। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया गया है कि अब प्रेजेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो निकल नहीं रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर फोकस किया जाए और उसके अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। स्टूडेंट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो निकाला जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट का एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है। 2022 की जो रैंकिंग जो रिलीज की गई है, इंडिया ने जो 77 जो रैंक है वो अचीव की है आउट ऑफ द 140 कंट्रीज में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि इसके अंदर रैंकिंग है वो इम्प्रूव करनी है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की अगर हम बात करें, 8 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके ऊपर ये रैंकिंग है वो निकालता है। गवर्नेंस की कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट की पावर के ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देखा जाता है। करप्शन का कितना एब्सेंस है, करप्शन के रिगार्डिंग में आपको जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी भी एक रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलती है। ओपन गवर्नमेंट की बात की जाती है कि लोगों के लिए कितना एक्सेसिबल है गवर्नमेंट की, जो कितना यहाँ पे लोगों से कांटेक्ट है। तो ओपन गवर्नमेंट की यहाँ पे इन पैरामीटर के ऊपर भी चेक किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो कितनी अवेलेबल हैं, उनका यहाँ पे एनक्रोचमेंट है या नहीं है, उसके बारे में देखा जाता है। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी है, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की बात की जाती है, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस तरीके से 8 ऐसे ये पैरामीटर्स हैं जिनका कंपेयर करते हुए जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो निकाला जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया की रैंक है 77, ये आपको याद रखना। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर में इसको निकाला जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, एक यूएस बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेस्ड एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, जिसके द्वारा ये रूल ऑफ लॉ जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है, और उसी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। तो आप देखिए कि लॉ याद करने का तरीका ये है कि रूल ऑफ लॉ एक तो नाम है और जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के थ्रू रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया की रैंक है 77। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है स्टूडेंट चार्जशीट्स के बारे में। चार्जशीट के रिगार्डिंग में ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ में था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर ये जजमेंट दिया कि जो चार्जशीट है उसको पब्लिक डोमेन में रखना या ना रखना, ये बेसिकली एक यहाँ पे फंडामेंटल राइट का या एक्सेसिबिलिटी का इश्यू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप चार्जशीट को पब्लिक डोमेन के अंदर रखोगे
तो कोई भी एक पर्सन है जिसके ऊपर अगर अक्यूज़ किया गया है, उसके ऊपर चार्ज हैं वो लगाए गए हैं, तो उनको पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाएगा। तो उस अक्यूज्ड पर्सन की जो राइट्स हैं उसको अवेलेबल, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है अंडर द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है तो उसका तो वायलेशन है यहाँ पे। अगर चार्जशीट को अगर पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया तो चार्जशीट को आप भी कैरी आउट कर सकते हो, आप भी उसको रीड कर सकते हो। तो चार्जशीट नोट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाए। चार्जशीट की अगर हम बात करें, चार्जशीट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 जो सीआरपीसी है उसके अंडर में इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 के अंडर में, कि चार्जशीट एक फाइनल रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसके बाद में जो चार्जशीट है वो यहाँ पे कोर्ट के अंदर उसको फाइल किया जाता है, कोर्ट के अंदर उसको लेट डाउन किया जाता है। तो चार्जशीट का अगर यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाएगा तो वहाँ पे पता होगा कौन पुलिस ऑफिसर है, क्या उसका नाम है, कौन अक्यूज्ड है, क्या उसका नाम है। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आपको देखने के लिए मिलेगा, वायलेशन ऑफ राइट्स आपको देखने के लिए मिलता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि चार्जशीट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से इसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखना इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। चार्जशीट के अंदर आपको अक्यूज्ड का नाम है, नेचर ऑफ चार्ज क्या क्या होंगे, आइडेंटिटी ऑफ अक्यूजर का जो मेंशन किया जाता है, जो जो आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन की जाती हैं तो उन सभी के बारे में चार्जशीट के अंदर लिखा होता है। एफआईआर की अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें चार्जशीट को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके साथ में, तो एफआईआर के रिगार्डिंग में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो एफआईआर है उनके रिगार्डिंग में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2016 का केस है, यूथ बार एसोसिएशन का केस है। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा अगर कोई एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर की जाती है तो उस एफआईआर की जो कॉपी है आप अपलोड कीजिए विद इन द 24 आवर्स, जो भी आपका यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है या जो वेबसाइट है उसके ऊपर में। तो यूथ बार एसोसिएशन के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है एफआईआर के रिगार्डिंग में। अब एफआईआर क्या है, चार्जशीट क्या है, ये आपको डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए। चार्जशीट है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में पुलिस के द्वारा क्या क्या चार्ज उसके ऊपर लगाए जाते हैं किसी केस के अंदर में, कि ये सेक्शन 1302 है, सेक्शन 495 है, इनके अंडर इसको चार्ज किया गया है, वो चार्ज लगाए जाएंगे चार्जशीट के अंदर में। आपको जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो पुलिस के द्वारा लिखा जाता है जब भी कोई केस रजिस्टर किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो एफआईआर के अंदर रजिस्टर होती है विदाउट द इन्वेस्टिगेशन। आपको बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर के अंदर कोई भी आपको जो रिपोर्ट है, कोई भी जो डाटा है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपको मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट के अंदर उसको रखा जाता है, बाद में उसके ऊपर कोर्ट के अंदर बहस होती है, फिर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है। तो एफआईआर के अंदर बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जब केस रजिस्टर करवाया गया है उस समय में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एफआईआर को कोई भी सीआरपीसी के अंदर नहीं मेंशन किया गया है, चार्जशीट को सीआरपीसी का 173 सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। और चार्जशीट के अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एफआईआर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर उनके पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये चार्जशीट के रिगार्डिंग में था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बना जाए और उसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट है वो डिलीवर किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन इन जुडिशरी। वुमेन इन जुडिशरी का ये टॉपिक क्यों न्यूज़ के अंदर है, इसके बारे में अगर हम बात करें, आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, एक बेंच यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसके अंदर जितने भी जज थे वो कम्प्लीटली महिलाएं थी। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था कि कब इंडिया के अंदर ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे वुमेन जो सीजीआई है वो यहाँ पे पावर के अंदर आएंगी। क्योंकि आप देखिए कि मोर देन 75 ईयर्स कंप्लीट होने को आए हैं, 75 ईयर्स हमको आज़ादी को कंप्लीट हो गए, बट अभी तक हमारे जो यहाँ पे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जज कौन है, फर्स्ट जो महिला जज थी वो कौन थी। लैला सेठ नाम की जो पर्सन है, लैला सेठ नाम की जो लेडी हैं, वो पहली जज थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में।
अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको फातिमा बीवी नाम की जो जस्टिस हैं, जस्टिस फातिमा बीवी, वो पहली जज हुआ करती थी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज वहाँ पे अपॉइंट किया गया उनको। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे सीजीआई की कि कब पहली महिला सीजीआई इंडिया के अंदर पावर के अंदर आएंगी, तो वो बेसिकली बताया जा रहा है अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर कि जो बीवी नागरत्ना है, जस्टिस बीवी नागरत्ना, वो 2027 के समय में जुडिशरी के अंदर वो सीजीआई के रूप में यहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अभी तक हमारे कोर्ट का जो हिस्ट्री है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्ट्री है, उसके अंदर ओनली 3 टाइम ऐसे आए हैं, 3 ऐसे मौके आए हैं जिसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि कम्प्लीटली जो बेंच है उसके अंदर जो महिला जज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। और वो जजेस के द्वारा जो केस यहाँ पे हैंडल किए वो मैट्रिमोनियल हैं, बेल के मैटर्स हैं, वो ही इनके द्वारा हैंडल किए गए हैं अभी तक तीनों बार। तो जो जज प्रेजेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 महिलाएं हैं। पहली जो वुमेन जज हैं वो लेला सेठ है, उनके बारे में काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है काफ़ी सारी बुक्स के अंदर में। फातिमा बीवी जो केरल से बिलोंग किया करती थी, वो पहली हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जजेज जो वुमेन जज हैं उनका यहाँ पे कम रिप्रेजेंटेशन क्यों है, क्या ऐसे रीजन है कि उनका जो कम रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो स्टूडेंट सोशल फैक्टर्स हैं, वुमेन जज हैं, या अगर हम बात करें वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं, या कोई ना कोई आप वुमेन से रिगार्डिंग में कोई भी सर्विस के अंदर आप देखिए तो सोशल फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिलेशन एज वेल एज द प्रोफेशनल रिलेशन, दोनों को मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, वुमेन जज का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंटिन्यू जो 7 ईयर्स तक आपको जो 7 ईयर्स की जो लीगल प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअस चाहिए, और एज ब्रेक इसके अंदर 35 to 45 का एज ब्रेक रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसी समय में बेसिकली वुमेन्स को अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो निभानी होती हैं। इसके अलावा जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, जेंडर डिस्पैरिटी है वो भी आपको जुडिशरी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कम जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, जो जुडिशरी के अंदर कम रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बीवी नेगारत्ना जो हैं, बीवी नेगारत्ना हैं जो जस्टिस हो सकती हैं हमारी पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 के समय में। अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली हमारी जुडिशरी के अंदर जजों की क्या हालत है, कि किस तरीके की सिचुएशन है महिला जजों की, तो 5 ऐसे हमारे हाई कोर्ट हैं जहाँ पे कोई भी महिला जज नहीं है। 5 हमारे ऐसे हाई कोर्ट है जहाँ पे कोई भी महिला जज नहीं है। ओनली 15% वुमेन है जो एडवोकेट हैं प्रेजेंटली। तो आप देखिए कि जो संख्या है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। हमारे यहाँ पे एक इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें 4 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके ऊपर वो इंडेक्स निकलता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन अटेनमेंट है, इकोनॉमिक एंड जॉब की अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में है, और न्यूट्रिशनल के बारे में है। तो 2 ऐसे पैरामीटर जिनके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है, वो बेसिकली हमारा जॉब का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है एंड हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल का जो यहाँ पे जो पैरामीटर हैं, इन दोनों के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इवन द सबसे बॉटम के अंदर ही है, हम बात करें तो कोई 1-2 रैंक ऊपर नीचे होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर गैप इंडेक्स है वो भी आता है। तो जेंडर गैप इंडेक्स वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है जेंडर गैप इंडेक्स। और जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया की जो रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग आई है 135 रैंक इंडिया ने अचीव की है। तो काफ़ी कम रैंक है, इंडिया की 135 रैंक आई है रिसेंटली जेंडर गैप के अंदर। तो आप देखिए कि गैप आपको दिखता है जुडिशरी के अंदर, हर एक सर्विस के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बिहाइंड के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे सोशल फैक्टर हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जेंडर डिस्पैरिटी हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वुमेन इन जुडिशरी के रिगार्डिंग में टॉपिक था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन सिस्टम। आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ आपको कंटिन्यू इलेक्शन सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलता है। चाहे इलेक्शन सिस्टम में आपका इनिशियल फेज हो, चाहे आपका वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन हो, तो उसी के रिगार्डिंग में कॉन्फ्रेंस थी इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग में, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अटेंड की गई थी। तो उसी वजह से ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इलेक्शन सिस्टम में जो यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि मोस्टली जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनके द्वारा नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है जिससे कि इलेक्शन सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके
और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जा सके। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलता है इलेक्शन सिस्टम के अंदर में। चाहे सब इनिशियल फेज में अगर हम बात करें, इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोल्स हैं, जो लिस्ट जो बनती है उसमें आपको रोल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड है वो, उसके अंदर आपको डिजिटल एपिक जो कार्ड है वो बनाए जाते हैं प्रेजेंटली, जिसके अंदर आपका फ़ोटो देखने के लिए मिलता है। तो जो डिजिटलाइजेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक फोटो ID कार्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो भी टेक्नोलॉजी बेस है। कोमेट नाम का एक, कोमेट मीन्स कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग के रिगार्डिंग में है, ये इलेक्शन वाले दिन यूज किया जाता है इसको। वेब कास्टिंग का बेसिकली यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होना, वेब का वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोटिंग की जाती है उस दिन आपका वेब कास्टिंग होना या जो वीडियो स्ट्रीमिंग होना इलेक्शन डे के दिन में। और एक आपको रिसेंटली आपको देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी के यूज़ को ही शो करता है कि इलेक्शन सिस्टम में किस तरीके से टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया गया है। अब इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या क्या हैं। ये जो जैसे आप देखें EVM है, EVM को सबसे पहले कब यूज किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनको बारे में इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं रीड करेंगे, आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके एक बार जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो आपकी पॉलिटी की बुक है उसके अंदर जाके इसको रीड कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रिसेंटली इलेक्शन के अंदर कुछ चेंज आए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अंदर हमको देखने के लिए मिलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको अगर अपॉइंट करना है तो उनके रिगार्डिंग में कमेटी होनी चाहिए। कमेटी के द्वारा जो नाम है वो सजेस्ट किया जाएगा, जब भी इनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो 3 नाम रखे गए हैं, PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CGI इस कमेटी के मेंबर होंगे। इन तीनों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन हमारा जो इलेक्शन यहाँ पे जो CGI है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड इलेक्शन कमिश्नर है वो होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में। स्टेटस ऑफ दिल्ली जो का टॉपिक है वो कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। तो स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टेटस ऑफ दिल्ली कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से LG एंड इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो जर्नी है वो किस तरीके से आई, किस तरीके से LG है वो मोर पावरफुल है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस हिस्टोरिकल जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली के स्टेटस की, तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, A, B, C एंड D। तो दिल्ली को यहाँ पे C कैटेगरी के जो स्टेटस है उनके अंदर रखा गया था ड्यूरिंग द 1950। फिर आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलती है, कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स में। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से जो कमेटी है वो बनाई गई। अब कमेटी आपको देखने के लिए मिलती हैं कि सबसे पहले जो कमेटी बनाई थी वो SK धर कमेटी हुआ करती थी, SK धर कमेटी बनाई गई। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि फजल अली वो JVP कमेटी आती है जो कांग्रेस की कमेटी हुआ करती थी। फिर उसके बाद में एक फजल अली कमेटी आएगी, और फजल अली कमेटी के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। तो आप देखें कि इस तरीके से यहाँ पे जो जर्नी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, तो 1950 के समय में जब यहाँ पे दिल्ली को पार्ट C के अंदर रखा गया, तो 1951 के समय में दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और एक इलेक्टेड CM का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। यहाँ पे 1951 के समय में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले CM इलेक्ट होते हैं, दिल्ली के पहले जो CM है वो इलेक्ट हुए थे उस समय में। फिर 1956 के समय हमने देखा कि कैसे SK धर है, JVP कमेटी है जो कांग्रेस की कमेटी हुआ करती थी, और उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा जो फजल अली कमेटी है। फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आपको जो 14 स्टेट हैं, 6 यूनियन टेरिटरी हैं, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी हैं वो बनाई जाती हैं। तो उन्हीं 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दिल्ली है उसको भी यूनियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर स्टूडेंट्स
69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इन 1991 के समय में। तो 1991 के समय में ये जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू यहाँ पे दिल्ली को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रोवाइड की गई, बट एलजी की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई। और एलजी की पोस्ट के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली को कंप्लीट जो ऑटोनॉमी है वो नहीं दी गई, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी गई। ये अगर हम बात करें 91 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक्ट है ये। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एक्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1991। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रोवाइड की गई है। फिर इसी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के अंदर 2021 के अंदर अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली सेल मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यहाँ पे है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया इन द अमेंडमेंट एक्ट 2021 के समय में। The LG obtain shall be the LG opinion shall be obtained before the government take any executive action based on the decision taken by the cabinet or any individual minister। तो LG का ओपिनियन लेना यहाँ पे कंपलसरी किया गया कि LG का ओपिनियन आपको लेना ही होगा। तो इस तरीके से अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर आपको काफ़ी सारा जो कन्फ्रंट्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है, और उसी के रिगार्डिंग में आपको जो न्यूज़पेपर्स के अंदर इसका जो मेंशन है वो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो आपको हिस्टोरिकल जर्नी है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें कि जो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो ज़मीन से रिलेटेड जो कानून है उनके ऊपर यहाँ पे जो दिल्ली के जो सीएम है वो कानून कोई भी कानून है वो नहीं बना सकते इन 3 मैटर्स के ऊपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड का जो मैटर है इनके ऊपर दिल्ली के जो सीएम है वो कानून नहीं बना सकते। अब इसी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो दिल्ली के जो सीएम हैं उनसे यहाँ पे ना जानकारी लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, MHA के द्वारा जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एलजी को यहाँ पे एलजी ऑफ दिल्ली एन्जॉयज द ग्रेटर पावर है एन्जॉय की जाती है एलजी, जो दिल्ली के जो एलजी हैं उनके द्वारा। अगर हम कंपेयर करें जो पुडुचेरी हैं उनके एलजी के मुकाबले में, प्रेजेंट जो सेटअप है वो अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेज है उसके अगेंस्ट में है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को यहाँ पे अंडरमाइन करता है ये जो सेटअप है जिसके अंदर एलजी का जो ओपिनियन है वो नेसेसरी है। तो इसके लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। फिक्स यहाँ पे फाइन मिक्स बैलेंस है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और पोलिटिसाइजेशन है, क्लियर इंटरप्रिटेशन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है उसकी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक है उसके अंदर में ये सब चीज़ें हैं जो मेंशन थी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया कि जितने भी जजमेंट्स हैं वो कॉमन पब्लिक के लिए यहाँ पे एक्सेसिबल होनी चाहिए, जितने भी जजमेंट्स हैं वो कॉमन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। तो कॉमन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो जो लीगल सेक्टर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ये जो सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सभी अवेलेबल होते हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, उन सभी को जितने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, तो उन सभी उनको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट है वो हमारे CGI के द्वारा अनाउंस किया गया है कि CGI के द्वारा यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड्स को अवेलेबल किया जा सके पब्लिक को, पब्लिक डोमेन के अंदर, जिससे पब्लिक उनको एक्सेस कर सके। ये जुडिशरी को मोर ट्रांसपेरेंसी लाने की जो कोशिश है वो की गई है। आप देखिए कि रिसेंटली ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। कोविड-19 के समय में भी ये ई कोर्ट के मेथड के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारी जो प्रोसीडिंग है इवन एट द टाइम ऑफ कोविड के समय में ये जो प्रोसीडिंग है वो कैरी आउट की गई। तो ये जो जजमेंट्स हैं वो जो लोगों को अवेलेबल होंगे
कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर में जो मोबाइल ऐप है या जुडिशियल डाटा ग्रेड का जो जजमेंट का जो पोर्टल है, वहाँ पे जो कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर में, कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ लोगों को मिले। ये एक प्रोजेक्ट है CGI के द्वारा जो अनाउंस किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जनवरी का करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर था, जिसके अंदर हमने जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट को डिस्कस किया हमने। यहाँ पे स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स नहीं डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। जो यूटी के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल हैं 239 से लेकर 242। 239 से 242 के जो आर्टिकल्स हैं यूटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। 239A एंड 239AB का जो आर्टिकल है वो दिल्ली के रिगार्डिंग में है। तो ये आपको इन आर्टिकल्स को आप ज़रूर जाके रीड करना कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 के थ्रू उन आर्टिकल्स के अंदर भी चेंज किया गया था। और दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 10% होते हैं स्टूडेंट्स। दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 10% होते हैं। 15% का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जो 15% का जो प्रोविज़न है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो आपको 15%, जो टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% है उतने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो बनाए जा सकते हैं। दिल्ली के अंदर ये जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपको 10% देखने के लिए मिलती है। उस टोटल स्ट्रेंथ का 10% है, उतना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है। हमने ये सब टॉपिक्स है इनको डिस्कस किया, तो आप इनको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से इनको एनालाइज कीजिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग में इनको रीड एंड रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।